गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 8 हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी डी एंड एफ ब्लॉक। उसमें हमने आपका जो लास्ट कंटेंट किया था, जो हम आपकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसमें हमने आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैंने आपको बता दिए थे जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट या यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड यू कैन से केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट है, ये आप 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास क्या होती है। मतलब हमने यहाँ से ये कंफर्म करना है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो मैग्नीट्यूड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो हमें एक क्लू प्रोवाइड करता है कि कितनी एंथैल्पी की या कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जब कोई भी एलिमेंट आपका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे किसी कंपाउंड में। व्हाट आई मीन टू से कि यदि मैं आपका ये बोल रही हूँ कि भाई निकल या जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हमें एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है कि यस इतनी एनर्जी यदि हम प्रोवाइड करेंगे तो ये एलिमेंट आपका स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ड की में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी कंपाउंड की होती है ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो आप दो चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, एक यदि आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको पता है, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो कि जो भी आपका कंपाउंड है वो स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास यदि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है एलिमेंट की, तब आप ये कंफर्म कर सकते हो कि जो ये कंपाउंड बनाएगा ये पर्टिकुलर एलिमेंट वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आपका स्टडी कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। तो हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी ना, वो उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा वो स्टेबल कंपाउंड करेगा, ठीक है भाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वैल्यू, उतना ही ईजी होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जितना ईजी होगा तो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो भी तो आपके पास ईजी हो जाएगी। तो मीन्स जितनी ज़्यादा, हमेशा याद रखना ये पॉइंट, जहाँ पे लो वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है कि यदि हम निकल 2 पॉजिटिव एंड प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का कंपेयर करें 2 पॉजिटिव स्टेट का, तो जो निकल के कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्लेटिनम के कंपाउंड से, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न एक ही होता है क्योंकि निकल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1 एंड 2 दोनों का सम आपका स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्लेटिनम 4 पॉजिटिव की एंड निकल 4 पॉजिटिव की, तब आपके पास जो प्लेटिनम के कंपाउंड हैं 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू निकल 4 पॉजिटिव। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जब आप 4 एंथैल्पीज आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का, तो जो प्लेटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कम हो जाती है, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है ना, वही जो एलिमेंट है, वही जो आपके पास आयन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो K2PtCl6 है, प्लेटिनम का जो आपके पास कंपाउंड है वो आपका बनता है, बट जो निकल सॉल्ट है, प्लेटिनम निकल का जो सॉल्ट है क्लोराइड या पोटेशियम के साथ, वो अननोन होता है। इसका रीज़न आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो रीज़न एक ही होता है क्योंकि प्लेटिनम की 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू निकल 4 पॉजिटिव, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्लेटिनम 4 पॉजिटिव स्टेट में जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। एंड हम पढ़ के आए हैं कि जो स्टेबिलिटी है ना कंपाउंड की, वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही स्टेबल आपका कंपाउंड होगा। ओके, आई थिंक यू गेट दैट पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब हम सॉल्यूशंस में ये चीज़ याद रखना, जब हम सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखते हो, वहाँ पे फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट वैलिड नहीं होता सॉल्यूशंस के केस में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें आपके पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आता है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आता है, देन हाइड्रेशन आता है,
ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। जितनी एनर्जी वहाँ पे आपकी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज द सब्लिमेशन। ठीक है। गैस से आयन प्रोड्यूस करना, गैसेस को आप आयन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम द गैसियस स्टेट दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड जो आपके पास गैसियस स्टेट में आयन बना है उसको एक्वस स्टेट में लेके आना, दैट इज द एंथैल्पी, दैट एंथैल्पी इज नोन एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका सम होती है? इन तीनों एंथैल्पीज का सम होती है। बॉर्न हैबर साइकिल इसको शो करता है, तो जो जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, वी कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है। तो जहाँ पे देखो सब्लिमेशन से सॉलिड से गैसियस स्टेट में आया, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर वहाँ से एक्वस सॉल्यूशन से गैसियस से एक्वस में गया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो डेल्टा टी एच आपका दिया हुआ है ये आपका बताता है टोटल एनर्जी को, मीन्स सभी एनर्जी का जो सम होता है ना वही हमें बताएगा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा टी एच आपका टोटल एंथैल्पी चेंज होता है जब आपकी सॉलिड मेटल कन्वर्ट हो जाती है एक्वस मीडियम में एंड प्रोड्यूस करती है मोनोवेलेंट आयन। ठीक है। तो इस जो ये साइक्लिक प्रोसेस दिखाया हुआ है दिस इज़ नोन एज द बॉर्न हैबर साइकिल, याद रखना इसको। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेल्टा टी एच की वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेज़र होता है। ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो एक डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है आपका, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जितनी कम वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मतलब जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतनी ही स्टेबल आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जितनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना उतना ही स्टेबल आपका कंपाउंड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव में। ठीक है। तो यहाँ से जो ये ट्रेंड हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, सबसे पहली बात तो एक आती है कि जो ये ट्रेंड दिया हुआ है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये इर्रेगुलर है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसका मीनिंग क्या कि यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें यहाँ पे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी फिर क्या होती है, पढ़ के आए हैं हम पीछे, उसका भी एक रेगुलर ट्रेंड वहाँ पे नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी एक रेगुलर ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो कॉपर का एक यूनिक बिहेवियर होता है सीरीज़ में। कॉपर ही एक अकेली मेटल है जिसका पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कॉपर कभी भी एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता, क्यों? उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कॉपर की जो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज़ द पॉजिटिव। ठीक है। दैट्स वाई डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये सिर्फ आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैग्नीज की वैल्यू, निकल की वैल्यू एंड आपके पास जिंक की वैल्यू, ये तीनों की जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जिसने भी स्टडी की थी, जिन भी साइंटिस्ट ने इन पर्टिकुलर डाटा को दिया था, उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी इनकी वैल्यू उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नेगेटिव आई है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है, उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया भाई ये एक्सेप्टेशन से आपकी ज़्यादा वैल्यू आनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है भाई आपके पास, क्योंकि मैग्नीज के केस में स्टेबल हाफ फील्ड आपका बन जाता है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड जिंक 2 पॉजिटिव आपका एक्चुअल में क्या दिखाता है वहाँ पे फुली फिल्ड, डी सब शेल फुली फिल्ड होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है विच इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है बेटा। तो ये 2 पॉइंट थे जो यहाँ से तुमने याद रखने हैं कि कॉपर का यूनिक बिहेवियर क्यों होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिंक की एंड मैग्नीज की वो आपकी एक्सेप्शनल क्यों होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव क्यों आई, तो उसका रीज़न आपके पास होता है एक्चुअल हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास, यदि हम 3 पॉजिटिव में हम यहाँ पे स्टडी करें तो 3 पॉजिटिव में स्कैंडियम की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की हुई। स्कैंडियम टाइटेनियम से शुरू की हुई है ना, M3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव दोनों की वैल्यू स्कैंडियम की इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन है वो आपका उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जिंक की वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास हाई स्टेबिलिटी होती है जिंक 2 पॉजिटिव की,
यू कैन से D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 2 पॉजिटिव इतनी स्टेबल होता है तो ये 3 पॉजिटिव में आपका कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है कि जिंक 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है 2 पॉजिटिव में, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से, स्टेबल कंपाउंड में से, स्टेबल आयन में से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर, स्कैंडियम एंड जिंक का। उसके बाद यदि हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं जो मैग्नीज़ है उसकी हम बात करते हैं, तो मैग्नीज़ की वैल्यू यहाँ पे देखो, मैग्नीज़ की जो 3 पॉजिटिव की वैल्यू है वो ये शो करती है कि आपका जो मैग्नीशियम है ना वो 2 पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आपकी शो करती है कि दिस इज़ वेरी स्टेबल इन द 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हाई वैल्यू आपकी यही शो करती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि यदि हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन आपका 3 पॉजिटिव स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारा कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो सिर्फ एक चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है, एक तो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं कॉपर एंड जिंक मैग्नीज का, वो याद रखना है। ठीक है, तो और एक जो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि जितनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, उतनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे आपका शो किया हुआ है दिस वन, तो इसको एक बार प्लीज़ रीड कर लेना, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मोर नेगेटिव E0 की वैल्यू आपकी मैग्नीज, निकल एंड जिंक के लिए वो ये शो करती है कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव आपके एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार ये मैंने आपको वर्डली बोल के बता दी हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को छोड़ के वो सारे आपके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, स्कैंडियम आपका +3 में एग्जिस्ट करता है, जिंक आपका +2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बीच में देखो, बीच में जितने एलिमेंट दिए हुए हैं वो आपकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक एक्सेप्शन आई, कॉपर +1 में एग्जिस्ट करता है, उसका रीज़न आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। सेकेंड ट्रांजिशन में देखो, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेम ट्रेंड इज़ एप्लीकेबल इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो अब आपके पास ये कंसेप्ट आता है कि जो ट्रांजिशन सीरीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो क्यों करती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, हमें पता है भाई ट्रांजिशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट सेट्स में होते हैं। यहाँ पे NS एंड N-1D दोनों ऑर्बिटल में आपके पास होते हैं। दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो दोनों जो एनर्जी लेवल हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। यदि हम सिंपल कंपाउंड की बात करें तो यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर देते हो S ऑर्बिटल से, तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा आपका +2 में। यदि सिर्फ S से इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो, यदि N-1D से आप करते हो तब उस केस में आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है इससे हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फर्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी +2 है, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के, क्योंकि स्कैंडियम के पास आपकी +3 है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है कि स्कैंडियम +2 की क्यों आती है जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, लेकिन स्कैंडियम में ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपकी ये शो कर रही है भाई स्कैंडियम को छोड़ के आगे यदि आप d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कराओगे ना तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे आपके। स्कैंडियम में d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना आपके लिए ईजी होता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे समझो कि जो भी आपके पास कंपाउंड +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके एग्जिस्ट करते हैं वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कीप इन योर माइंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जब भी कंसेप्ट आएगा जहाँ भी, तो वहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड होंगे वो कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड होंगे। वहाँ पे सिर्फ शेयरिंग से d इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। दैट इज़ द रीज़न ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि Mn4 जो परमैग्नेट आयन है 4 नेगेटिव,
उसमें जो सारे बॉन्ड होते हैं मैग्नीज एंड ऑक्सीजन के बीच में, वाई दे आर कोवलेंट इन नेचर, तो वो भाई शेयरिंग से बनते हैं डी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। सिर्फ आयनिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +2 एंड +3 होगी। ठीक है, अब यदि हम मिडल पे मूव करते हैं तो जो एलिमेंट आपके मिडल में होते हैं ना, दीज वन, ये आपकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू शो करते हैं। ठीक है, यदि हम मैग्नीज की बात करते हैं तो +2 से +7 में आपका जाता है। ठीक है, स्कैंडियम तो बिल्कुल +3 में ही रहता है। उसके बाद आप जब भी मूव करते हो तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है वो आपके पास ज़्यादा होती चली जाती है। ऑस्मियम एंड रुथीरियम, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपके पास, रुथीनियम एंड ऑस्मियम जो +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो कौन शो करते हैं, रुथीनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, कीप इन योर माइंड। मैग्नीज कितना करता है, +7 तक। ठीक है, तो जो आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की यदि हम बात करें, वो किसके इक्वल होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एस एंड डी ऑर्बिटल में। ठीक है, उसके इक्वल आपके पास होती है। वेरिएशन आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका रीज़न होता है क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट आपके डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। यदि हम हैवी वहाँ पे हैवियर एलिमेंट की बात करें, इफ़ वी हैव टू मूव, यदि हम यहाँ पे एक क्रोमियम, यदि 6 ग्रुप की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, ये याद रखना बेटा, जो हैवी एलिमेंट होंगे ना उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। यदि हम कंपेयर करें ग्रुप 6 के एलिमेंट का, तो डाउन द ग्रुप आपका जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मास इंक्रीज़ होगा तो जो मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन है वो फिर हैवी होंगे, तो इनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं यहाँ पे, तो हैवी मेटल का तो ये केस हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, यही रीज़न है कि जो क्रोमियम है ना डाइक्रोमेट फॉर्म में, वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल थे, बट डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेबल थे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कीप इन योर माइंड। यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में। 9th यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं हम ये बात कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स जब भी बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ठीक है, एंड कॉपर की एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज़ द +1। कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की सॉल्वेंट में डिपेंड करती है कि जो सॉल्वेंट का नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो मेटल आपका पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों वहाँ पे हो सकती है अप्रोप्रिएट कंडीशन में। ये रीज़न आपका दिया हुआ है कि कॉपर पॉजिटिव आपका वाटर में अनस्टेबल होता है, ये आपकी ऑक्सीडेशन करके Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जो वाटर में स्टेबल होती है। ठीक है, तो याद रखना वो डिपेंड किस पे किया, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो वो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि जो कॉपर है वो एक्वस सॉल्यूशन में आपका डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन शो करता है। उसका रीज़न आपसे पूछ लिया जाता है कि क्यों कॉपर पॉजिटिव आपका कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों उसका रीज़न आपके पास क्यों होता है, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव आपका एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। तो कॉपर की ये रिएक्शन आपने डेफिनेटली याद रखनी है बेटा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट था जो ऑक्सीडेशन स्टेट का था। बाकी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना आप। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बता रखी है टाइटेनियम की +4, हैलाइड्स के केस में +5, वेनेडियम की होती है, क्रोमियम की +6 होती है, मैग्नीज की +7 होती है।
ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट दिए हुए हैं, इनको एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका डेफिनेटली बनता है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो ऑक्साइड होता है आपके पास मैग्नीज़ का, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज़ की। ठीक है, और वो +7 होती है, और वो कौन सा ऑक्साइड होता है, Mn2O7। स्ट्रक्चर आपके पास टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, उसी की वजह से आपके पास यहाँ पे देखो जो मैग्नीज़ के अराउंड ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रली आपके पास अरेंज होती है। जो फोर्थ ऑक्सीजन आप दिखाते हो MnOMn, मैग्नीज़ ऑक्सीजन, मैग्नीज़ का ब्रिज वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल, अब यदि हम फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड में तो आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है मैग्नीज़, लेकिन हाईएस्ट ऑक्साइड कौन सा होता है, Mn2O7। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये हम आपका कल डिस्कस करेंगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं वो, तो ये सारा कंसेप्ट हम आपका कल आपका कवर करेंगे। यहाँ से होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपने ये करना है कि जो यूजेस हैं ना आपके ट्रांजिशन मेटल के, वो आपने यहाँ से स्टडी करने हैं। ठीक है, ये यूज़ आपने डेफिनेटली करने हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ऐसा नहीं है कि तुम इनको पढ़ोगे तो तुम्हें ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तुम्हें इजीली ये समझ आ जाएंगे, तो ये पोर्शन तो मैं तुम्हें नहीं कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि तुम वैसे कुछ करते नहीं हो यदि तुम्हें कुछ काम ना दिया जाए। ठीक है, तो जो आपका कंसेप्ट है कलर्ड कंपाउंड का या कैटलिस्ट का, ये मैं आपको कल डिस्कस कराऊंगी। जो आज कराया है उसमें से किसी भी पॉइंट में से कोई प्रॉब्लम है, दिखने में वास्ट लग रहा है भाई, लंबा चौड़ा ये है, लेकिन बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना। ठीक है, आई विल गिव यू इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, तो यू मस्ट हैव टू डू दिस कंसेप्ट टुडे। इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।